नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। कोरोना के कारण देश में पूरी तरीके से स्थितियां खराब हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में हो रही मौत के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग अपनों को खो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थितियां खराब हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये कैसे तय होगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है? राजेश, आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन? और स्थितियां जब इतनी खराब हो रही हैं तो जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। देखिए, हम लोग पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले लगातार कहते रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और आज ये बड़े दुख की बात है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है। आप नीचे से लेकर ऊपर तक अगर बात कर लें, साधारण डीएम से लेकर पीएम तक कोई जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं है और कोई लेने को भी तैयार नहीं है। ये पहले दिन से डीटीवी लगातार कह रहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, गलतियां कहां हो रही हैं इस पर मंथन होना चाहिए, इसको देखना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लाख कहने के बावजूद भी ये न सुनने को तैयार हैं न मानने को तैयार हैं। अब आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में जब थू-थू हो रही है और लोग जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, तब इन्हें कुछ तब शायद ये तय हो जाए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और आखिर कैसे काम किया जाए। रिसर्च जर्नल की रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट क्या है, आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है और तमाम जो मीडिया हाउस हैं इसके बारे में अब बातचीत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये लगातार जो पिछले एक साल खासकर कोरोना को लेकर, जैसे ही कोरोना मार्च से पहले ही अगर इंडिया में आया और उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही, हिंदुस्तान किस तरह से काम कर रहा था और कैसे कोरोना से लड़ रहा था, इस पर लगातार अध्ययन जारी था। कई एजेंसियां हिंदुस्तान पे नज़र बनाई हुई थी। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि विश्व की इतनी बड़ी आबादी कोरोना से प्रभावित हो रही है, आखिर इसको सरकार कैसे निपट रहा है, सरकार इसको किस नज़रिए से देख रहा है, ये लगातार लोगों के जहन में था। हिंदुस्तान की मीडिया, साथ ही साथ तमाम एजेंसी जो हैं, न्यूज़ एजेंसी, उनके भी जहन में था। लेकिन ये दुख की बात है कि कुछ एक दो हिंदुस्तान के मीडिया जो हैं, जो इस खामियों की ओर, इनकी खामियों की ओर कुछ कहा, कुछ दिखाया, कुछ बोला, लेकिन मास लेवल पर जो मीडिया थी, हिंदुस्तान की मीडिया, उन्होंने सच्चाई नहीं दिखाई और सही बात नहीं किया। अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। हालांकि वो भी दबी जुबान से चर्चा हो रही है। सच्चाई ये है कि आज भी कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है, सचेत होने को तैयार नहीं। और जो चिंता जाहिर की गई है उसमें वो बड़ी ही दुखदायी है। कहा गया है कि अगस्त तक अगर हालात इसी तरह रहें तो मौत का आंकड़ा 10 लाख हो जाएगा। मतलब अगर फिलहाल जो स्थितियां चल रही हैं, अगर इन स्थितियों को देखें तो ये रिसर्च जो कह रही है, और ये रिसर्च में आखिर कहा क्या गया है, मैं जरा वो भी पढ़ के बता दे रहा हूं। दरअसल द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के संपादकीय के हवाले से जो अनुमान लगाया गया है, उस अनुमान में यह कहा गया है कि भारत में इस साल 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि कोरोना के सुपर स्प्रेडर के नुकसान के बारे में चेतावनी के बावजूद भी सरकार ने कई आयोजन किए, कई राज्यों में चुनावी रैलियां भी की। मार्च में, पिछले साल मार्च में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, पेशे से खुद डॉक्टर हैं, और उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, कोरोना को हमने हरा दिया है। जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि कोरोना अभी भी है, इस पर सचेत रहने की ज़रूरत है, इस पर आगे काम करने की ज़रूरत है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि नहीं, हमने तो विजय प्राप्त कर ली है। ओवर कॉन्फिडेंस का ये नतीजा है। सरकार ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, जिस ओर उन्होंने इशारा किया है, चुनावी रैलियां। बिहार में चुनाव हुआ, पिछले साल जब कोरोना चरम पे था तो बिहार में चुनाव हुए। इसके बाद इस बार 5 स्टेट में चुनाव हुआ, साथ ही साथ पंचायत, यूपी में पंचायत चुनाव हुए। इसके अलावा कई धार्मिक आयोजन, बड़े धार्मिक आयोजन हुए। कुंभ
का मेला, लाखों लोग वहां से पहुंचे, देश दुनिया से लोग पहुंचे, खासकर दुनिया तो नहीं देश से लोग हर हिस्से से वहां पहुंचे। सरकार सब, हाँ बिल्कुल, सरकार जो है बस मुख दर्शक बनी रही, सब कुछ देखती रही, बस इसी खुशफहमी में रही कि नहीं हमने तो विजय प्राप्त कर लिया है, टीका बना लिया, दवा बना लिया, ये तो फील गुड में चले गए। 2020 में जो स्थितियां थी उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से फील गुड में चली गई, सरकार चली गई थी फील गुड में। आज हालात भी यही है, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी फील गुड का शिकार हुई और कोरोना की लहर में आज पूरा देश तबाह है। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2020 में थोड़ी स्थितियां उतनी खराब नहीं हुई थी कोरोना को लेकर जितनी कि अमेरिका या दूसरे विकसित देशों में हुई थी, और इसको लेकर यहाँ की सरकार या यहाँ के जितने भी लोग थे वो इस फील गुड में थे कि नहीं हमने तो अच्छा काम किया, और विदेशी मीडिया जो है वो इस बारे में बात कर रही है कि भारत ने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया, हमारे मॉडल को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन हमने किसके मॉडल को फॉलो किया राजेश? नहीं, हमने मौत का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया। हमने किसी के मॉडल का ना रिसर्च किया, ना उसको फॉलो किया, ना ही सोचने का हम लोगों ने एक सोचने का भी वक्त निकाला। अगर सोचने का वक्त निकाला होता तो आज इजराइल देखिए, अभी कल परसों मैं देख रहा था कि इजराइल में वहाँ फंक्शन हो रहे हैं, लाखों लोग वहाँ जुट रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में, वो भी बिना मास्क के। तो आपने इजराइल आपका बड़ा नज़दीकी मित्र है, और उसके बाद हमने वहाँ से भी कुछ नहीं सीखा, अमेरिका से नहीं सीखा, अन्य देशों से हमने कुछ नहीं सीखा, बस हम इसी में रहे कि हमने तो सारी व्यवस्थाएं कर ली। जबकि आपको लगातार कई विशेषज्ञ, कई डॉक्टर ये सचेत कर रहे थे, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपको कह रहे थे कि थोड़ा सी सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपके पास वक्त भी था, आपने लॉकडाउन लगाया और उसके बाद भी 4 महीने तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी आपने उस पर कोई काम नहीं किया। हालांकि आंकड़े भी बहुत कम नहीं थे, पिछले साल भी आंकड़े वही थे, और अभी अगर बात करें तो इस साल का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, और पिछले 1 ही 2 महीने में मौत का जो आंकड़ा है अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। तो इस बार करीब करीब 1 लाख लोगों की आंकड़ा जो है, हमें लगता है कि आज से 10-15 दिन पहले तक का आंकड़ा था 2,18,000 की मौत हो गई है। ये बड़े ही शर्म की बात है कि 2,18,000 लोग मर गए हैं, आंकड़ा ज्यादा हो गया है। राजेश, हम जरा बताते हैं कि आखिर ये रिसर्च जनरल की रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा हुआ है। देखिए, मेडिकल रिसर्च जनरल द लेजेंट ने अपने एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। जनरल में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम काफी माफी लायक नहीं है। उन्हें पिछले साल कोरोना महामारी में सफल नियंत्रण के बाद दूसरी लहर से निपटने में भी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने लिया नहीं ना, इन्होंने तो लिया नहीं, ये पूरी तरह से भूल गए और इन्हें लगने लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया और ये पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त हो गए। सिर्फ प्रधानमंत्री महोदय ही नहीं, पूरा मंत्रिमंडल, जहां भी भाजपा की सरकार है स्टेट में, वहां के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मिनिस्टर बंगाल में थे, डेरा डाले हुए। पिछले 4 महीने तक ये लोग, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भाजपा की टीम बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त रही। वैसे में कोरोना को लेकर किसको चिंता थी? यहां तो कुर्सी बचानी है, सत्ता कैसे बची रहे, लाशों की ढेर पर बची रहे। आज जो सत्ता ये बचा रहे हैं, ये क्या है? लाशों की ढेर पर। ये जो रिपोर्ट है उसमें कह रहा है कि हेल्थ सिस्टम आपका खत्म है, आपका हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाया है। उसने साफ कहा है कि मेडिकल सिस्टम आपका गड़बड़ है, आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, जरूरी दवाइयां नहीं है। लेकिन हम इसमें लिखा गया है, जिसको हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, इसमें लिखा गया है कि आपकी मेडिकल टीम जो है वो थक गई है, अर्थात लगातार वो काम कर रहे हैं, लोगों की कमी है, उनसे लगातार काम कराया जा रहा है, वो थक गए हैं। वो कितना काम करेंगे? उनको भी तो कम से कम 1 दिन का आराम, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, मिलना ही चाहिए। 1 साल से आप जरा कल्पना कीजिए, बिना छुट्टी लिए हुए लगातार हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं। आज मैं कुछ स्वास्थ्यकर्मियों का जब वो पीपी किट उतारते हैं उसके बाद उनकी हालात को जरा देखिए, देखकर आपको दया आएगी कि कितने कठिन परिस्थिति में ये लगातार काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रखा कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा काम कर रहा है, 48 घंटा काम कर रहा है, उसके बाद क्या होगा? सबकी क्षमता है, इन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रखा। वैसे में अगर ये जो जिस बात की ओर इशारा कर, आज हालात क्यों खराब हो गए? लोग थक गए हैं, उन्हें आराम चाहिए। कई डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी है, कई स्वास्थ्यकर्मी हमारे बीच अब नहीं हैं। तो वैसे स्थिति में जिस ओर इन्होंने इशारा किया है वो एकदम सबके सामने आज की रिपोर्ट है साहब।
हम लोगों ने खबर दिखाई है सुपौल की, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है ऑक्सीजन के बिना, एम्बुलेंस के बिना, और बेशर्म सिस्टम उस शव को बीच सड़क पर लाकर रख देता है और ऑक्सीजन जो है उस जो शव है उसमें लगा देता है, बीच सड़क पे लगा के। अभी कुछ देर पहले की तस्वीर हम ही लोगों ने दिखाई है, तो देखिए क्या हालत आ रही हैं। और इन दिनों तो अभी पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार खुलासे कर रहे हैं और उनको चैलेंज किया जाता है कि आप ड्राइवर लेकर आइए, एम्बुलेंस ले जाइए। उन्होंने ड्राइवर खड़े कर दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो एम्बुलेंस वहां से हटी भी या नहीं, और उसमें बालू ढोते हुए तस्वीर। एक और बड़ी विडंबना है जिसकी ओर भी इशारा किया गया है इस रिपोर्ट में। कहा गया है आलोचनाओं पर लगाम लगाने में लगी है सरकार, इसका नमूना है। अभी पप्पू यादव ने जब सवाल उठाया तो अब एफआईआर हो गया। ये बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। जो एम्बुलेंस छुपा रहा है, जो व्यवस्था नहीं दे पा रहा है, जो सरकार विफल है, जो डीएम विफल हैं, जो मंत्री विफल हैं, उन पर कार्रवाई नहीं। अगर आपने सवाल पूछ दिया तो आप पर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। ये क्या है साहब? ये तो अजीब विडंबना है कि जिन पर इनको कार्रवाई करनी है उन्हें खुली छूट दे रखा है लूटने की, और जो सवाल पूछ रहा है वो तो चैलेंज कर रहे हैं खुलेआम कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं, रूढ़ी साहब जो चैलेंज कर रहे हैं वो दरअसल रूढ़ी साहब का बिहार से चुनाव जीत जाना अलग बात है। हम लोग आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं, दिल्ली में भी उनकी पॉलिटिक्स को देखा हूं 15 साल। वो दरअसल दिल्ली की राजनीति में इनका नाम लिया जाता है कि हवाई नेता हैं, ये जमीन पे नहीं रहते। सच्चाई भी यही है, चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन छपरा की जनता से पूछिए ना कितने बार ये मुखातिब होते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आप यहाँ एम्बुलेंस के लिए मर रहे हैं और आपके यहाँ एम्बुलेंस ढका हुआ है। तो जिस ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रहा है, जो देश से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कह रहा है, वो तो हम आपके आंखों के सामने है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको केस कीजिए। आप पूरी बिहार की मैं बात बता दे रहा हूं, एक नहीं कई आरटीआई कार्यकर्ता या तो उनकी हत्या हो गई, नहीं तो आज जेल में सड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से गलत है और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इसमें वैक्सीनेशन पॉलिसी पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। दरअसल इसमें लिखा गया है कि सरकार ने पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में महामारी को नियंत्रित करने में बेहतरीन काम किया था, लेकिन दूसरे वेव में सरकार ने बड़ी गलतियां की हैं। महामारी के बढ़ते संकट के बीच में सरकार को एक बार फिर से जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि केंद्र सरकार को दो तरफा रणनीति पर काम करने का सुझाव भी दिया गया है। पहला, भारत को वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए और इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, ये कहा गया है कि सरकार जनता को सही आंकड़े और जानकारियां मुहैया कराए। मतलब जिनकी बातें लगातार देश की मीडिया भी कर रही है कि भाई आप आंकड़े छुपा रहे हैं, लगातार जितनी लाशें जल रही हैं उतने तो उसके आधे तक की भी आप मौत की खबर नहीं बता रहे हैं कि हाँ इतने मरीजों की मौत हुई है। तो आखिर ये लोग कौन है जिनकी लाशें इतनी जल रही? नहीं, ये बात हम लोग शुरू दिन से कह रहे थे। डीटीबी लगातार इनको आगाह कर रहा था और लगातार हम इनके आंकड़ों पर, इनकी व्यवस्था पर, इनके वैक्सीनेशन पर हम तो सवाल उठा रहे थे। लगातार ऑक्सीजन जिस तरह से आप मुहैया कराए थे उस पर भी हम लोग सवाल उठा रहे थे। अब जब ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो इसके विशेषज्ञ हैं वो उठा रहे हैं, तब आपको तिलमिलाहट हो रही है। अब इसमें भी कुछ लोग कहने वाले हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की साजिश है, और यही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब आपकी वाहवाही कर रही थी तो आप उसकी रिपोर्ट लेकर गया है। ये जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे। जनरल में इसमें लिखा गया है कि पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में महामारी को नियंत्रित करने में भारत ने बेहतरीन काम किया। बिल्कुल, ये तो लिखा हुआ है ना। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं। तो इस बात पर चर्चा हो रही है। इसी सर्टिफिकेट को लेकर घूम रहे थे ना ये, और इसी फील गुड में चले गए, इसी में पीठ थपथपाते हैं। इस बार भी अभी तक पीठ ही थपथपाया जा रहा है कि हमने तो अच्छा काम किया था, हमने तो अच्छा काम किया था। भाई साहब, किया था नहीं, करना है, करेंगे कब? 2% मात्र वैक्सीनेशन इन्होंने करवाया। आप कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी आबादी है, अभी तक आपने वैक्सीनेशन 2% करवाया। इसका रिपोर्ट में जिक्र है। आज वैक्सीनेशन को लेकर 18 से 44 अब आज से शुरू हुआ है, वो भी मात्र 3.5 लाख पहुंचा है। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। तो ये कमोबेश पूरे देश के यही हालात हैं, राजधानी दिल्ली के भी यही हालात हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान, उन्होंने जो बताया कि हालात काफी खराब हैं। तो ये उन्होंने तो साफ कहा कि ऐसे हालात के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन पर पूरी तरह से हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये तो कोर्ट कह रही है, ये तो माननीय कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट भी कह रही है भाई हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए। लेकिन स्थितियां ये है राजेश कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों के में भी हेर फेर की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये हेर फेर क्यों?
ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है राजेश कि स्थितियां अगर इतनी खराब हैं तो फिर जिन जगहों पर वेंटिलेटर रखे हुए हैं वहां धूल फाक रहे हैं, वहां पर सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कई जगहों पर जिस तरीके से एम्बुलेंस छुपा के रखने या पता नहीं क्या करने के लिए वहां पर एम्बुलेंस खड़ी थी, और जब इतनी जरूरत है तो आखिर जिला प्रशासन, कहा भी जा रहा है कि जिला प्रशासन के अधीन में है, तो जिला प्रशासन ने क्यों नहीं उसका उपयोग किया। बक्सर से भी ऐसी ही एक तस्वीर आई थी, हमारे ही सहयोगियों ने भेजी कि वहां पर भी एम्बुलेंस है लेकिन टायर खराब है, बैटरी नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ठीक कराया गया? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? आप अभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, हम 30% सब्सिडी देंगे। बिहार सरकार कह रही है कि हमने तो बड़ा फैसला मंत्रिमंडल में किया कि भाई आप 30% हम आपको छूट देंगे, सब्सिडी देंगे। लेकिन आज जो ऑक्सीजन प्लांट लगेगा उससे क्या उसी दिन से उत्पादन शुरू हो जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर अब आप प्यास लग रही है तो आप कुआं खुदवा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और है, ये इनकी जो घोषणा है इसकी एक बानगी दर्शकों को हम दिखाते हैं। पिछले बार जब प्रवासी मजदूर आए, पहले तो रोक दिया गया कि नहीं यहाँ नहीं आना है। जब फजियत हुई तब बोले कि नहीं आना है, और जब आ गए तो कहा गया कि रोजगार की प्रॉपर व्यवस्था होगी। इस बार भी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि माइकिंग करवा के अनाउंस कर रोजगार, हाँ रोजगार आपको मिलेगा जो रोजगार चाहेंगे। कौन जानना चाहता है? मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। जब वो रोजगार मांगते हैं तो इनके पास एक ही रोजगार है, गड्ढा खोदो। पहले इसी गड्ढा खोदने को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और जेडीयू वाले लोग आलोचना करते थे कि कांग्रेस की सरकार ने केवल गड्ढा खुदवाया है। अब क्या करवा रहे हैं? तो लोग को ना ये रोजगार दे रहे हैं, ना दवाई दे रहे हैं, ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना बेड दे रहे हैं, ना शव पहुंचाने के लिए, मरीज पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पा रहे हैं। आज भी अपनी तस्वीरें कई चलाई हैं, ठेला से लेकर लोग लेकर क्या तस्वीर है ये? तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने की स्थिति है साहब, कि आप कर क्या रहे हैं? आपके पास गाड़ियां खड़ी हैं, सारा व्यवस्था है, लेकिन आप पूरी तरह से आप कह सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। अच्छा, मुझे तो एक ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है राजेश कि पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। अभी लगभग मई का आधा महीना बीत चुका है, मान के चलिए 9 तारीख है, तो स्थितियां मतलब मई समाप्ति की तरफ ही बढ़ रहा है। अभी तक इस तरीके का कोई भी ना प्लान, ना सोच, ना मतलब मरीजों की मौत का जो सिलसिला है, वो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ती जा रहा है। अब देश में जो 4 लाख से अधिक नए मरीज लगातार मिल रहे हैं, इस पर भी अभी तक लॉकडाउन का कुछ नहीं है। आखिर क्यों? नहीं, डर गई है सरकार। पिछले बार जो लॉकडाउन का ये लोग बिना सर पैर का, बिना अध्ययन किए हुए, बिना जानकारी लोगों से लिए ग्राउंड लेवल पर अचानक प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया। उसका खामियाजा क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान की जो तस्वीर पूरी दुनिया में छाई रही कि लोग नंगे पांव, हमें तो लगता है कि मैं तो आज़ादी देखा नहीं हूं, उस आंदोलन में था नहीं, मेरा उस वक्त जन्म हुआ नहीं था, लेकिन जो तस्वीर देखते हैं और जो पढ़ते हैं इतिहास में, उससे भी गंदी स्थिति थी। पूरे देश की सड़कों पर कोई रेलवे ट्रैक से जा रहा है तो उधर मर जा रहा है, कोई रोड से जा रहा है तो उधर मर रहा है, कोई पगडंडियों से जा रहा है तो उधर मर रहा है। आपकी जितनी जो बातें थीं, जो आप वाहवाही लूट रहे थे कि हमने ये किया वो किया, सब कुछ सड़कों पर पूरी दुनिया ने देखा, फजियत हुई। इस बार अब किस मुंह से बंद करवाएंगे? ये तो खुद ही सबसे बड़े क्या कहते हैं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले नंबर 1 मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बंगाल में चुनाव करते हैं, दिन में प्रचार करते हैं, रात में कहते हैं मास्क लगा के गाइडलाइन का पालन करो। कौन इनकी बात मानेगा? अब वैसे में इनके कथनी करनी में जब फर्क है तो इनकी बात कोई मानने वाला है? लॉकडाउन लगाएगा? हिम्मत है इनको आके बोलना लॉकडाउन लगाने का? लाठी के डंडे पर लॉकडाउन लगाएंगे? तो ये खुद ही दोषी हैं। ये बोलेंगे क्या? अभी तक तो कभी नहीं आए हैं बोलने के लिए। नहीं आए हैं। अच्छा, एक चीज ये समझना चाहेंगे आपसे राजेश कि क्या सरकार इस पेंच में आकर फंस गई है कि आगे कुआं पीछे खाई? अगर लॉकडाउन लगाया तो अर्थव्यवस्था जाएगी, अगर लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो जनता मर रही है। देखिए, ये नहीं फंसे हैं, इनकी मूर्ख वाली हरकत जिसको कहते हैं ना, उस हरकत की वजह से आज पूरा देश फंस गया है। जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल से अर्थव्यवस्था चौपट है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अर्थवित्त को लेकर क्या पॉलिसी इन्होंने अपनाया है? इनका कोई जवाब है? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है साहब। रोजगार नहीं है साहब। आप बैंक बेच रहे हैं साहब, आप रेलवे बेचने को तैयार हैं साहब, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आपने लाल किला को बेच दिया। अब सवाल है कि इतनी सारी बातें हो रही हैं,
और अर्थव्यवस्था आप सुधार नहीं पा रहे हैं। महंगाई चरम पे है। हम लोग को याद है इसी गाड़ी में पेट्रोल 40-50 रुपये भराया करते थे और आज कितना है। और यही भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं जो विपक्ष में थे, मुझे याद है सुषमा स्वराज उसमें दिल्ली में ही था, राजघाट पर जो बापू की समाधि है शाम में वहाँ पे नृत्य कर रही थी। आज भी यूट्यूब पे होगा, आप देख सकते हैं। यही स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी जी गैस का सिलेंडर लेकर और प्याज का माला पहन कर दिल्ली के गलियों में घुमा करती थी। रविशंकर प्रसाद यहाँ सड़कों पर साइकिल से चलते थे। आज कहाँ है? पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। वो भी तब है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई तेल लेने वाला नहीं है, तब इनकी हाल ये है। और अभी तो खपत भी उतनी नहीं है, गाड़ियां तो घर पर रखी हुई हैं। तब इनका ये हाल है। तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। रोजगार को लेकर जो ये बात करते थे कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? आप कहते थे काला धन ले आएंगे, कहाँ आया काला धन? आप कहते थे नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हो गया? जीएसटी से अर्थव्यवस्था में कंट्रोल आएगा, क्या कंट्रोल आया? तो इनकी जो पॉलिसी है, ये दुनिया के पहले ऐसे महानुभाव हैं। हर जगह ट्रायल होता है कि अगर दवा बनानी है या कोई पॉलिसी बनानी है तो पहले ट्रायल करेंगे, उसके बाद आगे हम उसको लागू करें। ये क्या करते हैं, पहले लागू कर देते हैं, उसके बाद ट्रायल करते हैं। तो ऐसे हालात में हकीकत में ये नहीं फंसे हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान को इन लोगों ने फंसा दिया है। देश ही फंस गया है और देश की स्थिति खराब हो रही है। कोरोना के कारण स्थितियां खराब हो रही हैं और लगातार मरीजों की मौत भी हो रही है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इसमें आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। राजेश, जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि साहब आप सरकार के भरोसे ना रहें, आप अपना ख्याल रखें। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करने जा रही है और कुछ दरअसल इनके पास कुछ है ही नहीं, तो कुछ करेंगे क्या? इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना ख्याल रखें, जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन करें, अनावश्यक इधर उधर ना निकलें और अपनी ज़िंदगी बचानी है तो बस अपना ख्याल रखें और दूसरा कोई विकल्प कई नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो फिलहाल अभी कोरोना को हल्के में ही ले रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, कई ऐसे ट्वीट या कई ऐसे पोस्ट भी सामने नजर आते हैं जहां ये बताया जाता है कि कोरोना गलत है, कोरोना तो है नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कोरोना है या नहीं है। हम तो स्थितियों के बारे में लगातार बातचीत करते रहते हैं, हम लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े देते हैं और वो आंकड़े सरकारी आंकड़े ही होते हैं। हम अपने तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं, ना ही हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको दिग्भ्रमित करें या फिर भरमाएं, और ना ही आपको डराने के लिए हमारी कोई मंशा है। लेकिन आप तक सच्चाई, सटीकता के साथ, सार्थकता के साथ आपको तक पहुंचाने की कोशिश है और लगातार डीटीवी भारत इस पर प्रयास कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही। ऐसे ही विशेष चर्चाएं भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, बातचीत करते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं, इस पर चर्चा करते हैं ताकि आप भी उन स्थितियों को, परिस्थितियों को समझ सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको खबरें अपडेट होती हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर खबरें अधिक विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। और सिटी केबल के चैनल नंबर 230 पर हमारा डीटीवी भारत आपके टीवी स्क्रीन पर ऑन है, वेबसाइट पर भी ऑन है, पेटीएम पर भी ऑन है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आपकी खबरें हम लगातार आप तक भी पहुँचा रहे हैं और सरकार तक भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मास्क और सोशल दूरी का पालन जरूर कीजिएगा। नमस्कार।